नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीरज सिंह, प्रवक्ता इतिहास विभाग, आप सभी के सामने एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाह रहा हूं जो अभी तक अनछुआ रहा है इतिहास विषय को लेकर के। मैं यहां बात करना चाह रहा हूं जो टॉपिक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदान किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा विभाग हो, उसके अंतर्गत भारतवर्ष को समझना, अर्थात जिस राष्ट्र के हम निवासी हैं उसके प्रति किस प्रकार की जिज्ञासा, किस प्रकार की उत्सुकता किसी सामान्य विद्यार्थी के मन में होती है, उन जिज्ञासाओं, उन उत्सुकताओं को शांत करने के लिए यह विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा जिस राष्ट्र के प्रति हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं वह राष्ट्र हमारा स्वयं का अपना राष्ट्र है, अर्थात भारतवर्ष। भारतवर्ष को कुछ अर्थों के आधार पर एक सामान्य विद्यार्थी के जीवन में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए या किस प्रकार उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, उस हेतु मैंने यह लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा भारतवर्ष को समझना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम सामान्य रूप से किसी भौतिक भूभाग विशिष्ट राष्ट्र या किसी सामान्य जनजाति या किसी प्राकृतिक विभाजन या किसी और आधार पर निर्मित हुए किसी राष्ट्र को क्यों वह राष्ट्र का नाम देते हैं या कुछ उसको विशेष पहचाने प्रदान करते हैं। इन्हीं सभी जिज्ञासाओं के आधार पर एक देश को जानने का अर्थ केवल यह नहीं है कि वह देश किस आधार पर निर्मित हुआ है, वह देश किस आधार पर अपनी भौगोलिक सीमाएं रखता है, अर्थात वह किन पहचानों के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ भारत की। सर्वप्रथम मैं एक बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष प्राचीन काल से ही बहुत जिज्ञासाओं से भरा हुआ राष्ट्र रहा है, जिसमें कुछ अपनी विशिष्टताएं रही हैं। जहाँ तक हमारे पुराने मनीषियों के विषय में मैं बात करूँ तो उन्होंने इसको किसी प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर रेखांकित नहीं किया था। उन्होंने जो अवधारणा एक राष्ट्र की प्रस्तुत की उसके आधार पर हम आज की जो परिभाषा है उससे बहुत विस्तृत रूप में एक राष्ट्र की अवधारणा को पाते हैं। संपूर्ण विश्व ही एक राष्ट्र के रूप में हमारे मनीषियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको हमने नाम दिया वसुधैव कुटुंबकम। परंतु जो आगे चल कर के एक राष्ट्र के रूप में हमने पाया कि भारतवर्ष की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, कुछ भौगोलिक पहचानें हैं, कुछ सांस्कृतिक पहचानें हैं, जिनको एक सिरे से पिरो करके हमने एक राष्ट्र स्थापित किया। यह राष्ट्र भारत कहलाता है। हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे जिस राष्ट्र के विषय में मैं बात कर रहा हूँ उसकी अपना एक प्राचीन इतिहास है, और ऐसा इतिहास जो शायद इस पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राचीन इतिहास कहा जाएगा। मनुष्य के लालन पालन से लेकर के आज उसकी एक भरपूर अवस्था तक के इतिहास को हम भारत के आधार पर ही समझ सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो पहचान है वह है हमारे जीवन मूल्य, हमारी सांस्कृतिक विशिष्टताएं, जिनके आधार पर हम समूचे विश्व से कुछ अलग रूप में स्थापित हो सके हैं। दूसरी बात, हम अपनी सभ्यता के रूप में हमारे विकास को यदि बात करें, किस प्रकार यह विकास क्रम चला है, तो एक सभ्यता के रूप में भारत न केवल सांस्कृतिक रूप से अपितु संस्कृति के साथ साथ एक प्राचीन गौरवशाली इतिहास के रूप में भी स्थापित राष्ट्र रहा है। हम देखते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व या उससे पूर्व भी भारत 650 ईस्वी तक एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला राष्ट्र रहा, और एक ऐसा राष्ट्र जो समृद्धि के सारे मापदंडों को पूरा करता था, वह ऐसा राष्ट्र रहा। और इस राष्ट्र में समय समय पर अलग अलग आक्रमणकारी आए, अलग अलग भ्रमण करने वाले लोग आए, जो यहाँ किन्हीं विशेष कारणों से आए, और उन सभी कारणों को उन्होंने कहीं ना कहीं परिपूर्ण करने के साथ साथ स्वयं को इस राष्ट्र के सांस्कृतिक पहचान में स्वयं को विलीन कर लिया और यहीं के होकर रह गए। चाहे मैं बात करूं शकों की, चाहे कुषाणों की, चाहे फिर आने वाले अन्य चीनियों की, या फिर मुगलों की, या फिर उससे पूर्व तुर्कों की,
जिन्होंने समय समय पर यहाँ पर आगमन किया और अपनी पूर्व पहचान को भुला करके एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली। यही विशेषता हमारे भारत राष्ट्र की संस्कृति की थी कि यह सभी को बड़े आसानी से आत्मसात कर लेना जानती है। अगला टॉपिक जो है भारत का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे भारत को भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कुछ विशिष्टताएं प्रदान की गई हैं, जो यहाँ की नदियों, सरोवरों, पर्वतों, यहाँ की विशिष्ट संस्कृतियों के आधार पर, यहाँ की भाषाओं के आधार पर, यहाँ की लोक जनजीवन के आधार पर समय समय पर प्रदान किए जाते रहे हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों ने मिलकर भारत को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। यह पहचान आप चाहे तो संस्कृत के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं या फिर जैन एवं बौद्ध साहित्य के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक एवं भौतिक संरचना ने भी भारत को एक विशिष्टतापूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप यहाँ देखते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से 3 महाद्वीपों के मध्य स्थापित एक राष्ट्र है, जो भौगोलिक रूप से सबसे अलग विशिष्टताएं रखता है। हम देखते हैं कि इसके आकार के आधार पर इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है और इस उपमहाद्वीप की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं जो इसको अन्य तीनों महाद्वीपों से कुछ अलग रूप प्रदान करती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमाएं अत्यंत सुंदर एवं सुरम्य हैं, जिसमें उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महासागर और पूर्व और पश्चिम में ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको भौगोलिक रूप से कुछ विशिष्टताएं प्रदान कर रही हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में भारतवर्ष की सीमाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, उत्तरैत्य समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतितः। अर्थात समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में जो राष्ट्र है वह भारत कहलाता है और यहाँ पर निवास करने वाली जो प्रजाति है वह भारतीय कहलाती है। अगली चीज है भारतीय इतिहास के विभिन्न आयाम। प्रागैतिहासिक काल से ही इतिहास में हमें वह सभी चिन्ह यहाँ प्राप्त होते रहे हैं जिनके आधार पर भारत राष्ट्र एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत बनाए रखे है। मानव के उद्भव से लेकर के वर्तमान काल तक की अवस्था के पूरे गमन काल में हम इसके चिन्ह प्राप्त करते हैं। हम प्राप्त करते हैं प्राकृतिक संपदाओं की खोज, कृषि की शुरुआत, प्राचीन संस्कृतियों का विकास। यह सारी जानकारी हमें इसके इन पूरे क्रमिक काल में हमें प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार मानव ने विकास किया, किस प्रकार उसने खेती करना शुरू किया, किस प्रकार उसने वस्त्र बनाना सीखा, किस प्रकार उसने कृषि में विभिन्न प्रकार के नए प्रयोग प्रारंभ किए, साथ ही साथ धातु कर्म, ग्राम व शहरों का विकास किस प्रकार हुआ। यह सारी चीज़ें हम ऐतिहासिक रूप से इस राष्ट्र के क्रमिक विकास में प्राप्त करते हैं। इन सारी जानकारियों का स्रोत केवल अभी तक जो हमें प्राप्त हुआ है वह पुरातात्विक है, जो प्राचीन काल से संबद्ध है। कारण यह रहा कि उस काल की लिपि जो यदि हमें प्राप्त हुई है तो वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और जो भी सारी जानकारी प्राप्त हुई है वह केवल पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही प्राप्त हुई है। जहाँ से हमें लिखित स्रोत प्राप्त होने लगते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इस काल के मानव ने खेती और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन प्रारंभ से ही एक मुख्य व्यवसाय रहा है। वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक हम पशुपालन के रूप में आज भी एक प्रमुख व्यवसाय प्राप्त करते हैं, जिनके आधार पर मानव ने अपना विकास किया है। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि की अपेक्षा गायों को महत्व दिया जाने लगा, अर्थात गाय की एक परंपरागत रूप से गाय को एक पूजनीय पशु के रूप में स्थापित किया गया। उसकी अपेक्षा अन्य जीवों को जहां गौण स्थान प्राप्त है, परंतु गाय को एक विशेष स्थान भारतीय संस्कृति ने प्रदान किया। इस काल में गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य दायित्व था। गाय किसी भी चीज़ को क्रय करने, किसी को दान करने, इन सभी चीज़ों का माध्यम था।
इसके साथ साथ प्राचीन का ऋग्वैदिक काल में यद्यपि एक वर्ग शिल्पी, किसान और पुरोहित का भी मिलता है, तथापि समाज का अधिकांश भाग हम पशुपालक व जनजातीय ही प्राप्त करते हैं। अब बात यहाँ पर मैं करूँगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में समाज कृषि प्रधान तो था ही, परंतु अब कुछ ऐसी चीज़ें हम नई नई प्राप्त करते हैं जिनके आधार पर इस समाज को विशिष्टता के आधार पर विभक्त कर सकते हैं। समाज पशुपालक के साथ साथ कृषि प्रधान हो गया। कृषि प्रधान क्यों हुआ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोहे का आविष्कार या हल का आविष्कार, जो हल लोहे के द्वारा बनाया गया था, इस सभी चीज़ों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में उपस्थित किया, जिनके आधार पर उपज की मात्रा बहुत बढ़ गई और उस बढ़ी हुई मात्रा में अधिशेष जो बचना था, उस अधिशेष के कारण किसान या कृषक के हिस्से में जितना उपयोग हेतु था उसके अतिरिक्त जो हिस्सा बचा उसको उसने विक्रय हेतु प्रदान किया और इस बचे हुए हिस्से के कारण ही किसान समृद्ध हुआ और समृद्धि के साथ साथ ग्राम समृद्ध हुए। ग्राम जब समृद्ध होते हैं तो वो शहर के विकास के लिए योगदान प्रदान करते हैं और यही योगदान उत्तर वैदिक काल में ग्रामों ने या कृषक ने शहरों के विकास में प्रदान किया। और यही कारण था कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम एक नगरीकरण का प्रारंभ पाते हैं, जिनके आधार पर कुछ ऐसे प्रमुख नगर विकसित हुए जो इस भारतीय संस्कृति के कुछ पुरातन सबसे प्राचीन नगरों के रूप में आज भी स्थापित हैं, अर्थात अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, जयपुर, प्रयागराज, यह ऐसे इस कांची और बहुत सारे नगर, उज्जैनी या अवंतिका, मगध या पटना, इस सभी प्रकार के नगरों का विकास उसी काल में हुआ था और यह आज तक इस संस्कृति के पालने रहे हैं। अर्थात यह काल 6ठी शताब्दी ईस्वी का जो काल था, द्वितीय नगरीकरण का काल, इसने समाज को विस्तृत करने में बहुत मदद की और इस मदद में सर्वाधिक प्रमुख योगदान रहा है कृषि से बचा हुआ अधिशेष, जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए भी अपना योगदान प्रदान कर सका और सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भी मनुष्य अर्थात भारतीय समाज को एक अपना विशेष योगदान प्रदान कर सका। इसके साथ ही साथ समाज में कुछ विशिष्टताएं भी हमें प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार स्त्री या नारी की स्थिति ऋग्वैदिक काल तक बहुत उच्च मानी गई थी, परंतु इस काल तक आते आते नगरीकरण के प्रादुर्भाव तक के काल में हम नारी की स्थिति को एक थोड़ा सा कमतर अवस्था में हम प्राप्त करते हैं। नारी की स्थिति के साथ साथ समाज में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट की स्थिति हम प्राप्त करते हैं और यह सब कारण था नगरीकरण का बढ़ावे का होना, जिस कारण से हमारे समाज में कुछ कुरीति तो नहीं कहूँगा किंतु मगर हाँ गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें सर्वप्रमुख रूप से नारी की अवस्था या चातुर्वर्ण का प्रभाव, जो चातुर्वर्ण ऋग्वैदिक काल तक जन्मना न हो करके कार्यना था, यह अर्थात कार्य के आधार पर विभाजित था, वह समाज अब जन्मना आधार पर अपने वर्ण को निर्धारित करना प्रारंभ कर चुका था और यही गिरावट धीरे 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 हम और गहराई तक प्राप्त करते हैं। भारत के प्राचीन काल में प्राप्त की गई उपलब्धियों एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण ही इसको अपने एक विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करने में विशेष सहायता प्राप्त हुई है। इसमें सभ्यता जो हमारी भारतीय मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई थी, वह बाहरी तथा आध्यात्मिक रूप और आंतरिक विकास के द्वारा भी स्थापित उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करती है। इसी के साथ साथ यदि हमें आज के भारत को या प्राचीन काल के भारत को समझना है तो दूसरों की दृष्टि न देखते हुए हमें स्वयं की दृष्टि अर्थात अंतर्दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो यह भारत उन सभी प्राचीन जो पश्चिमी लोगों द्वारा स्थापित परंपराएं हैं या परिभाषाएं हैं, उनके आधार पर जहां हमें केवल विजेताओं द्वारा जीता गया राष्ट्र बताया गया है, उस आधार पर वह सारी अवस्थाएं निर्मूल सिद्ध होंगी। उसके विपरीत की स्थिति हम प्राप्त करने के लिए यदि प्रयासरत होंगे और अपनी अंतर्दृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो प्राचीन काल से ही जीवंत था और आज भी उसी जीवंत अवस्था के कारण
उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में जा रहा है। धन्यवाद।